उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति न हो। आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी को पता है आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है, उसके ऊपर जो स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी बात कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। तो मैं आपको यही कहूंगा, उठो जागो, तब तक मत रुको, तब तक मत झुको, तब तक मत किसी हिम्मत हारो। और हिम्मत के सारे आपको क्या करना है? हमेशा उम्मीद के ऊपर टिका हुआ रहना है। क्लियर चीज है, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। और जब तक मैं कह रहा हूं जो आपका टारगेट है, जब तक अचीवमेंट नहीं होगा, और मैं कह रहा हूं टारगेट अचीवमेंट करने के लिए जब तक उसके अंदर अपने को प्रॉब्लम्स फेस नहीं होना, तब तक टारगेट का एक्चुअली मजा भी नहीं आता है। क्लियर चीज है ना। और जब आप प्रॉब्लम फेस करके उसके लड़के, ठीक है, उसके बाद में जो टारगेट अचीवमेंट करते हो ना, तो उस टारगेट का अचीवमेंट में भी बहुत मजा आता है। क्लियर चीज है। और मैं आपको यही कहूंगा। और दूसरी चीज है कि आज आप सभी को यूथ दिवस की, क्लियर चीज है, जो युवा दिवस बोल सकते हैं, उस यूथ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या पता ये क्वेश्चन भी आ जाए कि यूथ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूथ दिवस हमेशा 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, जो आपका श्योर सिलेक्शन पॉइंट ऑन इम्यूनाइजेशन, सीएचओ और नॉरसेट के अंदर इम्यूनाइजेशन का जो अपन क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। कल अपने 20 क्वेश्चन देखे थे और आज उसका नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर चीजें, करें अपन स्टार्ट, कंटिन्यू। अब देखना नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखना, उसको समझना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर चीज है दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा, पॉइंट क्या लिखा है कि जो डीपीटी है, क्या लिखा हो दोस्तों, कि जो डीपीटी वैक्सीन कैन कोज, कि डीपीटी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वो क्या कोज कर सकती है। तो ध्यान रखना, एक तो दोस्तों क्या कर सकती है, शॉक को कोज कर सकती है। किसको? शॉक को कोज कर सकती है। दूसरा वो क्या कर सकती है, डिहाइड्रेशन। तो एक्चुअली अपन माना है कि भाई डिहाइड्रेशन की वजह से ही क्या होता है दोस्तों, शॉक होता है। और कौन सा शॉक हो सकता है, डीपीटी किस टाइप का शॉक कर सकती है? तो ध्यान रखना, वो हाइपोवोलेमिक शॉक कर सकती है। अब आपने बोला कि सर डीपीटी की वजह से शॉक या डिहाइड्रेशन होगा, क्यों होगा? यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों, बिकॉज इट्स साइड इफेक्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग। ध्यान रखना, यदि आपने किसी भी चाइल्ड को डीपीटी की डोज दी तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। और नोजिया वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से दोस्तों उसको क्या हो सकता है, उसको शॉक हो सकता है। दिस इज द पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो डीपीटी वैक्सीन कैन कोज शॉक, डिहाइड्रेशन या नोजिया वॉमिटिंग। यदि ऐसा क्वेश्चन आपका आ रहा है तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, क्या लिखा हुआ है कि जनरली गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ सेम वैक्सीन। यही अपन ने बात करी थी कि यदि आपको एक वैक्सीन की 2 डोज लगवानी है तो उसके बीच में आपको कितना गैप देना होगा दोस्तों, 4 वीक का गैप देना होगा या 1 मंथ का गैप देना होगा। ये सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर चीजें। तो अपन बात करें, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं कि वैक्सीन कब लगता है, देखो एक तो कब लगता है, एट बर्थ के ऊपर लगता है। क्लियर चीज है। एट बर्थ के बाद में कब लगता है, देखो उसके बाद आपने देखा होगा कि 6 वीक के ऊपर लगता है। 6 के बाद में कितना लगता है, 10 वीक के ऊपर लगता है। 10 के बाद में कितना लगता है, 14 वीक। कहने का मतलब है किसी भी वैक्सीन की आप 2 डोज लगाना चाहते हो, उसमें मिनिमम जो गैप दोस्तों होना चाहिए वो 4 वीक या 1 मंथ का होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीएचओ के अंदर पूछा हुआ है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टीडी इन प्रेगनेंसी गिवन अर्लियर प्रेगनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो आपकी टीडी की वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में देते हो दोस्तों, वो कब देनी है। ये क्वेश्चन जो आपका बीपीसीसीएन का जो आपका कोर्स होता है, क्लियर चीज है, आफ्टर सीएचओ सिलेक्शन, उसके अंदर ये कोर्स आया था, क्वेश्चन आया था कि जो आपका टीडी की आप प्रेगनेंसी में कब लगाओगे टीडी की डोज। तो उसमें एक ऑप्शन में क्या लिखा था दोस्तों, उसके एक ऑप्शन में लिखा था एज सून एज प्रेगनेंसी। क्लियर चीज है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, टीडी की डोज लगानी है। दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात होगी। दूसरी बात है कि आपको क्या करना है, 12 वीक से पहले लगवाना। कितना दोस्तों, 12 वीक से क्या करना, आपको पहले हो सके तो लगाइएगा। और आपको एएनसी का जो रजिस्ट्रेशन करना है,
ये क्वेश्चन भी दोस्तों ओबीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि एएनसी का रजिस्ट्रेशन, जो आपकी एंटीनेटल केयर का रजिस्ट्रेशन कितने वीक तक हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना कितने वीक तक होना चाहिए, 12 वीक से पहले पहले। यदि आप 12 वीक से पहले पहले एएनसी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि उस फीमेल के अंदर, उस प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, उस जो मदर के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन को दोस्तों अपन जल्दी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, ये क्या हो गया। अब यदि आपने क्या कहा कि भाई प्रेगनेंसी के अंदर जो टीडी है उसको आप एज सून एज जितना जल्दी हो सके उतना लगाइए। यदि आप वहां नहीं लगा पाते हो तो कम से कम 12 वीक से पहले लगाइए। अब 12 वीक पे भी आप नहीं लगा पाए, क्लियर चीज है। इसका मतलब आपको कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट डोज कब तक कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों वो कब तक कंप्लीट कर देनी चाहिए, तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है आपका, कब तक आपका प्रेगनेंसी आपकी 16 से लगाकर 24 वीक, मतलब 16 टू 24 वीक तक की प्रेगनेंसी होती है, तब आपको कम से कम दोस्तों एक डोज तो उसकी कंप्लीट क्या करनी है, उस फीमेल को क्या करनी है, उस मदर को लगानी है। उसके बाद में अपन बात करें सेकंड डोज, किसकी बात करूं दोस्तों, सेकंड डोज मोस्टली कंप्लीट। सेकंड डोज आपको कब तक कंप्लीट करनी चाहिए, 24 टू 30 वीक। क्लियर चीज है। इन दोनों में देखो कितने वीक है आपका, जो आपका अपन बात करें तो सेकंड में यदि आपने 16 में लगाई है तो सेकंड चॉइस में लगा दो, यदि आपने फर्स्ट चॉइस में लगाई है तो आपकी सेकंड आप 30 पे लगा दो। तो कहने का मतलब 4 to 6 वीक का आपको गैप देके लगानी है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन 12 वीक से पहले वाला बनता है। एएनसी का रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए, 12 वीक से पहले कर देना चाहिए। उसके बाद में देखो फर्स्ट डोज कब कंप्लीट कर लेनी चाहिए, यदि आपकी रह जाती है तो ध्यान रखना कब करनी चाहिए, आपकी 16 से लगाकर 24। और उसके बाद में देखो सेकंड डोज कब कंप्लीट करनी चाहिए, 24 से लगाकर 30 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों और आप सभी को इस पॉइंट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्या कह रहा देखना, वेरी इजी पॉइंट है। देखो क्या लिखा है, इफ प्रेगनेंसी अकर विद इन 3 ईयर। यदि प्रेगनेंसी, आपने देखो अभी पहले पढ़ा कि भाई आपको टीटी की 2 डोज लगानी चाहिए कंप्लीट, तो इन्होंने फिर क्वेश्चन क्या कहा, यदि प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर होती है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीट 2 डोज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, देन गिव ओनली बूस्टर डोज ऑफ टीडी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया कि यदि प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर होती है और उसके प्रीवियस प्रेगनेंसी में क्या लिखा है, सक्सेसफुली कंप्लीट 2 डोज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, जो पहले वाली प्रेगनेंसी थी उसमें 2 डोज लगाई है और वो वापस 3 साल के अंदर दोस्तों प्रेग्नेंट हो रही है, तब आपको टीडी के बारे में क्या करना है, तो क्या लिखा है, देन गिव ओनली बूस्टर डोज ऑफ टीडी। क्या करना है आपको, टीडी का बूस्टर डोज देना दोस्तों। ये कम से कम 3 से लेके 4 एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और बेहद ही अच्छा और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी के बच्चों के माइंड के अंदर क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और बहुत प्यारा पॉइंट है। क्या लिखा है कि जो मीजल्स है, क्या लिखा हुआ आपका, मीजल्स वैक्सीन साइड इफेक्ट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि मीजल्स वैक्सीन क्या साइड इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों मीजल्स का जो साइड इफेक्ट है उसका नाम क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप इन चाइल्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, विच वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशन, कौन सी वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना आपको राइट आंसर देना है, वो राइट आंसर क्या होगा, मीजल्स होगा। कौन सी वैक्सीन दोस्तों, मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन हमेशा 2 ही कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है। फर्स्ट हो गया दोस्तों टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और सेकंड कौन सा हो गया दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर। कौन सा हो गया, हाई ग्रेड फीवर। दिस इज द पॉइंट, ये आप सभी को क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना है। अब बात आती है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सर क्या होता है। तो ध्यान रखना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसका जो बैक्टीरिया है दोस्तों, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, आप सभी को शो हो रहा होगा, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम है दोस्तों, स्टेफाइलोकोकस। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर क्या बना देता है दोस्तों, ब्लड के अंदर इसकी जो आपकी क्या होता है, इसकी जो आपकी काउंटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ब्लड में काउंटिंग इतनी बढ़ जाती है इसकी वजह से उस वुमन में जो आपका सेप्टिक शॉक है वो डेवलप हो जाता है। कौन सा, बैक्टीरिया की वजह से जो शॉक होता है दोस्तों उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक और उसको अपन बोलते हैं टॉक्सिक। क्योंकि जो आपका ये आपका जो स्टेफाइलोकोकस इसके अंदर टॉक्सिन्स होता है, वो टॉक्सिन आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से टॉक्सिन
जो क्या होगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। ये दोस्तों पहले ध्यान रखना कॉमन था, कब कॉमन था, जब क्या होती मेंस्ट्रुअल, ध्यान रखना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अलावा और आपने कहा सुना होगा तो दोस्तों आपने ओबीजी में सुना होगा, और ओबीजी में किस जगह सुना होगा, ध्यान रखना जो मेंस्ट्रुअल अनहाइजीन का एक कॉम्प्लिकेशन है। यदि जैसे माने कि पुराने ओल्ड टाइम में क्या होती थी, कोई भी फीमेल होती थी जो पैड की जगह यदि कोई कपड़ा यूज करती थी तो उस कपड़े के अंदर क्या होगा आपकी वहां अनहाइजीनिक रहती थी, अनहाइजीन की वजह से वहां एक बैक्टीरिया डेवलप होता था और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है स्टेफाइलोकोकस, और आगे जाके उस फीमेल के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर दे रही है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वो कपड़े वाला सिस्टम खत्म हो गया है, क्लियर चीज है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छी हो गई है, इसकी वजह से पैड्स यूज करते हैं, क्लियर, उसकी वजह से आपका क्या होगा, ध्यान रखना ये स्टेफाइलोकोकस नहीं होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आजकल कम हो चुका है, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना वैक्सीन का पूछे तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, और सेकंड क्या होगा यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि यदि किसी को मीजल्स की वैक्सीन लगाई है उसके बाद उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, इसको कॉम्प्लिकेशन मानोगे या नहीं मानोगे। यदि लो ग्रेड फीवर आ रहा है दैट्स नॉर्मल, लेकिन यदि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन हुआ है, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना 3 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखना कौन कौन से एग्जाम के अंदर, ये 2 बार तो सीएचओ के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है और 1 बार एम्स के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहना देखो, क्या लिखा हुआ है, एडवाइज मदर अबाउट द इम्यूनाइजेशन। यदि आपको मदर को एडवाइस देनी दोस्तों इम्यूनाइजेशन के ऊपर तो कैसे दोगे आप, ठीक बात है। तो देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना क्या लिखा है आपका, हाउ टू कन्विंस मदर फॉर हिज बेबी वैक्सीनेशन, कि मदर है, उस मदर को उसके बच्चे को वैक्सीन लगवाना आपको, तो आप उस मदर को कैसे कन्विंस करोगे कि ये वैक्सीन तेरे बच्चे को क्या करना है, लगेगा या लगाना है, क्लियर चीज है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और सेम टू सेम मैं आपको क्या कर रहा हूं यहां पे आपको बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। अब देखना क्या लिखा हुआ है कि उसकी मां को आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना उसकी मां को ऐसे नहीं बोलना है कि चल आजा मेरा काम है लगाना, तेरा काम है लगवाना, सभी बच्चे लगाते हैं तू भी लगा, ऐसा नहीं कहना उसको, क्लियर चीज है। उसको आपको क्या करना है, कन्विंस करना है, और मेडिकल भाषा में आपको कन्विंस कैसे करते हो, देखना क्या करोगे, आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन सेफ फॉर बेबी, उसकी मां को क्या बोलोगे, ये जो मैं वैक्सीन लगा रहा हूं ये सभी बच्चे लगाते हैं और आपके बच्चा का भी वैक्सीनेशन क्या करता है, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में क्या लिखा होगा, इट प्रोटेक्ट इन्फेक्शियस डिजीज इन फ्यूचर, क्या बोला कि ये जो इन्फेक्शियस जितनी सारी डिजीज होती है, क्लियर चीज, जैसे माना कि मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये सारी चीजें हो गई, क्लियर चीजें, जितनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है दोस्तों वो इन्फेक्शियस डिजीज भी नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे को इन्फेक्शन से नहीं बचाना चाहेगी, अपने बच्चे को फ्यूचर में डिजीज से नहीं बचाना चाहेगी, तो वो क्या कर लेगी, लगवा लेगी, क्लियर चीज है। दिस इज द पॉइंट, ऐसे आपको मदर को क्या करना है, कन्विंस, क्या बोलोगे, वैक्सीनेशन सेफ फॉर बेबी, इट प्रोटेक्ट इन्फेक्शियस डिजीज इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेगा वो, इन्फेक्शियस डिजीज को दोस्तों क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखना नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा आपका, इफ कॉमन साइड इफेक्ट, क्या लिखा आपका, इफ कॉमन साइड इफेक्ट प्रेजेंट आफ्टर वैक्सीनेशन देन पीसीएम सिर्फ प्रोवाइड, ये भी अच्छा पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन आपके ये पॉइंट कहां काम आएंगे पता है, यदि ऐसा ऑप्शन आ गया कि आफ्टर वैक्सीनेशन आपको क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, क्लियर चीज है। तो आफ्टर वैक्सीनेशन क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें एक लाइन एक पॉइंट ये भी बन सकता है आपका कि कॉमन साइड इफेक्ट यदि प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है, आपको पीसीएम सिर्फ दे देनी चाहिए, यस या नो। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही बात है कि आप उस चाइल्ड को क्या करना, पीसीएम की सिरप दे दो, जिससे उसका हल्का सा क्या होगा, बुखार आएगा, इन्फ्लामेशन या कोई भी आपकी रेडनेस पेन होगा तो पीसीएम क्या कर देगी, एनाल्जेसिक भी होती है, एंटीपायरेटरी भी होती है, दोनों काम कर देगी। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। उसके बाद देखना नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, रिड्यूस वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट एट वैक्सीन साइट बाई, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि वैक्सीन जिस जगह आपने लगाई है वहां के कॉम्प्लिकेशन को, उस जगह उस साइट के कॉम्प्लिकेशन को आप दोस्तों कैसे कम कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई आइस पैक ऑन इंजेक्शन साइट, ध्यान रखना जिस जगह दोस्तों इंजेक्शन लगा है उस इंजेक्शन वाली साइट के ऊपर आपको क्या करना है, उस इंजेक्शन वाली साइट के ऊपर आपको क्या करना है,
आपको आइस पैक अप्लाई करना है, ध्यान रखना हमेशा आइस पैक अप्लाई करना है, आपको हॉट पैक अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। यदि आपने हॉट पैक अप्लाई किया तो वहां और इन्फेक्शन हो सकता है, क्लियर चीजें, वहां स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना आपको कि हमेशा जब भी किसी भी बच्चे के वैक्सीन के नॉर्मल साइड इफेक्ट आ रहे हैं वहां आइस पैक अप्लाई करिएगा, उसके बाद पीसीएम सिर्फ दीजिएगा। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ आपका, मेनिंजियो, क्या लिखा आपका, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन। किसकी बात हो रही है, जो आपकी मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन है, प्रोवाइड इम्यूनिटी अप टू 3 ईयर। क्लियर चीज है, ध्यान रखना क्या है कि यदि आपने मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस की आपने डोज लगाई तो वो 3 साल तक दोस्तों क्या देगी, वो आपकी इम्यूनिटी कब तक देगी, 3 साल तक इम्यूनिटी क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखा, सो इट, इसलिए उसके बाद में रिक्वायर बूस्टर डोज इन एवरी 3 ईयर। क्लियर चीज है, ध्यान रखना। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी भी पर्सन में मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है उसकी बूस्टर डोज कितने साल के बाद में लगाई जाती है, तो ध्यान रखना मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन की बूस्टर डोज एवरी 3 ईयर, प्रत्येक 3 साल के अंदर आपको क्या करनी है, लगानी है। और ये किससे प्रिवेंट करेगा दोस्तों, ये प्रिवेंट करेगा मेनिंजाइटिस से। जो ब्रेन के अंदर जो क्या होती है, आपकी जो लेयर होती है ब्रेन की, क्लियर चीज है, वो तीनों लेयर को प्रोटेक्ट करने का जो काम करेगा, उस वैक्सीन का नाम क्या है, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन। दिस इज द पॉइंट, क्लियर चीज है। और इसकी जो बूस्टर डोज लगेगी एवरी 3 ईयर में लगेगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसकी 3 साल तक ही दोस्तों क्या रहती है, इम्यूनिटी रहती है। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कि भले कोई सा भी एग्जाम हो, वैक्सीन से यदि क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एक एक बच्चे के, ये एक एक स्टूडेंट के, एक एक फ्रेंड्स के ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम पे हमेशा इससे भागते हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन जब भी आपके ऑप्शन में आता है एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन तब अपन गलत करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा है ओपन वाइल पॉलिसी ऑफ वैक्सीन। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ओपन वाइल पॉलिसी ऑफ वैक्सीन होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओपन वाइल जो पॉलिसी होती है इसका मतलब ये होता है, मींस क्या लिखा, वैक्सीन यूज टिल 28 डेज एंड 4 वीक आफ्टर वाइल ओपन। क्लियर चीज क्या लिखा है कि वाइल ओपन करने के बाद में आप 28 दिन तक किसी भी वैक्सीन को यदि आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब उसको ओपन क्या बोलते हैं, ओपन वाइल पॉलिसी। क्लियर चीज है। और 28 डेज का मतलब दोस्तों कितने हो गए, 4 वीक हो गया। ध्यान रखना 1 मंथ बोले तो भी एक ही बात है, क्लियर चीज है, 4 वीक बोले तो भी एक ही बात है, और 28 डेज बोले तो भी एक ही बात है। तीनों के अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर चीज है, मतलब आपसे पूछे ओपन वाइल पॉलिसी क्या है, बोल देना ऐसी वैक्सीन जिसको यदि वो 28 दिन तक ओपन करने के बाद में यूज कर सकते हो, दिस इज द ओपन वाइल पॉलिसी। अब देखना ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती है, और ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है। दिस इज पॉइंट, कीप इन माइंड। अब देखो नेक्स्ट, ये लिखा है आपका, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी को दोस्तों फॉलो करती है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जितनी सारी वैक्सीन है, यदि आपने इनको क्या कर दिया दोस्तों, ओपन कर दिया, तो ये कब तक यूज कर सकते हो, 28 डेज तक आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब देखना कौन कौन सी वैक्सीन है। एक तो दोस्तों कौन सी होगी, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वाली वैक्सीन जो ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो करती है। उसके बाद में कौन सी होगी, टीडी, टीडी भी ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो करती है। उसके बाद में कौन सी होगी दोस्तों, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो करती है। उसके बाद इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये भी ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो करती है। उसके बाद में कौन सी होगी, हेपेटाइटिस बी, ये भी ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो करती है। और उसके बाद में क्या होगा, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में डीपीटी आ गया, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी आ गया, और उसके बाद में कौन सी आपकी आ गई, हिब वाली वैक्सीन आ गई, इन्फ्लुएंजा वाली। ये सारी वैक्सीन, ध्यान रखना आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये देखो एक तो क्या होगा डीपीटी और टीडी, ये तो नॉर्मली बाहर ही रहती है। उसके बाद में ओपीवी भी ध्यान रखना, ओपीवी जो वैक्सीन है
उस ओपीवी वैक्सीन के अंदर ऐसा कंटेंट आता है जो ओपीवी वैक्सीन को क्या होता है, खराब नहीं होने देता है। तो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी आपकी ओपीवी, आईपीवी, हेपेटाइटिस बी और कौन सी होगी, पेंटावेलेंट। ये सभी वैक्सीन आप 28 दिन तक एक बार ओपन करने के बाद यूज कर सकते हो। अब नीचे एक टर्म एंड कंडीशन लिख दी और यही तो क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि यूज्ड इन वन कंडीशन, एक शर्त में यूज कर सकते हो इन सभी को 28 दिन तक। क्या लिखा है, वीवीएम ऑफ वैक्सीन इज गुड। क्या लिखा है कि यदि वीवीएम आपने वैक्सीन का देखा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर के लिए चीज है, वाइल जो आपका वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, यदि आपने वो देखा और वो अच्छा आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल 28 दिन तक क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट फॉलो। क्या लिखा हुआ आपका, डज नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिसके ऊपर आप ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते या उसके ऊपर ओपन वाइल पॉलिसी वाला नियम लागू नहीं होता है। एक का नाम क्या दोस्तों, बीसीजी, एक का नाम क्या दोस्तों, एमएमआर, एक का नाम क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन और एक का नाम क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। दोस्तों 3 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है और तीनों बार में भी एक्सेप्ट में एक बार तो ये था और 2 बार में ये पूछा था। क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी एक्सेप्ट वन। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना कौन सी आपकी, एक तो बीसीजी नहीं करती है, एमएमआर नहीं करती है, रोटा नहीं करती है और जापानीज इंसेफेलाइटिस नहीं करती है। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन दिखे वो क्या होगी, करती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये सारी वैक्सीन है दोस्तों, ये आप क्या कर सकते हो, जो 28 डेज तक है तब आप क्या कर सकते हो, नो यूज। क्या होगा आपका, नो यूज। इनका यूज नहीं करते हैं। आप सभी को पता है बीसीजी एक बार ओपन होती है 6 घंटे बाद फेंक देते हैं। मीजल्स मतलब जो एमआर की वैक्सीन लगती है, मीजल्स रूबेला, इसको भी 6 घंटे बाद में फेंक देते हैं। क्लियर चीज है। और उसके बाद में रोटा भी आपकी क्या होती है, ध्यान रखना, ये भी आप क्या अगर 28 दिन तक यूज नहीं कर सकते। और जेई की भी आप क्या कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ये तो यूज कर ही नहीं सकते, आप सभी को पता है। आप खुद ही डाइल्यूट करके क्या करते हो, फेंकते हो। बीसीजी को एनएस में डाइल्यूट करते हो और इसको किस में डाइल्यूट करते हो, डिस्टिल वाटर में। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है, सीएचओ नॉर्सेट दोनों के अंदर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और पॉइंट क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखो पॉइंट ये कह रहा है आपका कि कोल्ड चेन, क्या लिखा दोस्तों, कोल्ड चेन थर्मोमीटर। कोल्ड चेन का जो आपका टेम्परेचर नापने के लिए कोई थर्मोमीटर होता है क्या, बिल्कुल आपको यस आंसर करना है। और इसका नाम क्या दोस्तों, डायल एंड एल्कोहल स्ट्रिप थर्मोमीटर। क्या नाम है दोस्तों, डायल एंड एल्कोहल स्ट्रिप थर्मोमीटर। ये जो आपका थर्मोमीटर है ये किसके लिए यूज किया जाता है, कोल्ड चेन का टेम्परेचर। दोस्तों कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर देखने के लिए, इसका टेम्परेचर एक तो 2 से लेके 8 डिग्री होता है और एक आपका -20 से लगाकर -40 डिग्री होता है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक बात है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। क्या नाम है आपका, डायल एंड एल्कोहल स्ट्रिप थर्मोमीटर। ये क्या होता है दोस्तों, कोल्ड के अंदर जैसे आप उसके अंदर रखोगे तो उसमें टेम्परेचर बता देगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मोस्ट 3 हीट सेंसिटिव वैक्सीन। दिस इज द क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखना, मोस्ट हीट, जो आपकी मोस्ट 3 हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, सबसे ज्यादा हीट से या टेम्परेचर या जो आपका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वैक्सीन खराब होती है उसका नाम क्या, ओपीवी। सेकंड का नाम इन्फ्लुएंजा और थर्ड का नाम क्या दोस्तों, मीजल्स। क्या नाम है दोस्तों, मीजल्स। ये 3 पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, ओपीवी, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स। ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर के संपर्क में यदि आई तो ये खराब हो सकती है, तो ध्यान रखना। इसलिए इसको अपन बोलते हैं मोस्ट 3 हीट सेंसिटिव, मतलब हीट से क्या है, सेंसिटिव। हीट बढ़ी ये खराब, इनका वीवीएम क्या आएगा, खराब। इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है देखो, लिस्ट 3 हीट सेंसिटिव वैक्सीन। लिस्ट 3 हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब ये दोस्तों होता है कि ऐसी 3 वैक्सीन जो बिल्कुल निठल्ली है। निठल्ली का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। इसका मतलब कौन सी, हेपेटाइटिस बी, टीडी और कौन सी, बीसीजी। जो 3 वैक्सीन है इनको आप टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपकी कौन सी, आपकी ओपीवी मीजल्स, कौन सी, ओपीवी मीजल्स इन्फ्लुएंजा के टेम्परेचर ज्यादा होने से खराब होगी और ये टेम्परेचर ज्यादा होने से खराब नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं लिस्ट 3। याद रखना 3 निठल्ली वैक्सीन कौन सी है, तो ध्यान रखना हेपेटाइटिस बी, उसके बाद टीडी और उसके बाद में बीसीजी। वैसे तो ये निठल्ली नहीं है आपके जैसे,
नहीं नहीं, आपके जैसे नहीं, आप तो पढ़ने वाले हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी 3 वैक्सीन है ये काम तो बहुत करती है, लेकिन हीट से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है कि ये चीजें कोल्ड चेन या कम फेल होता है, इनका वीवीएम भी आपका कम गड़बड़ा जाता है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट तो आपके सभी के बिल्कुल क्लियर है। यदि ये पॉइंट ही क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इम्यूनाइजेशन पढ़ने का मतलब ही क्या है। क्लियर चीजें क्या लिखा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अभी तक टोटल इम्यूनाइजेशन के ऊपर 3 प्रोग्राम आए हुए हैं अभी तक। क्लियर चीज है। और 3 कौन कौन के प्रोग्राम है दोस्तों, एक का नाम क्या लिखा हो दोस्तों, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर चीज है। और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका क्या है, देख लो, ये आपका कब आया था, 74 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको अपन ईपीआई बोलते हैं दोस्तों। और ये ईपीआई भी कब आया, 78 में। वो 74, ये 78। और उसके बाद में लास्ट आया जिसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर चीज है, जिसको अपन बोलते हैं यूआईपी। और यूआईपी प्रोग्राम दोस्तों कब आया है, ये प्रोग्राम आया आपका 85 के अंदर। कब आया आपका, 85 के अंदर आया। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक बात है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका 74 में आया। उसके बाद में ये कब आया आपका, 78 में आया। और उसके बाद में कब आया आपका, ये 85 में। तीनों के तीनों ध्यान रखना, तीनों अलग है। और अभी जो अपना चल रहा है जिसका नाम क्या दोस्तों, नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल चलता है दोस्तों, वो शेड्यूल भी किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, यूआईपी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है दोस्तों, चल रहा है। दिस इज द पॉइंट। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। ठीक बात है। उसके बाद देखना, ये यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड का नहीं है, ये इंडिया का है। क्लियर चीज है, पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल वो चीज है। उसके बाद देखिएगा, ये भी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है। तो देखो वैक्सीन कैरियर का दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना, वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, आप सभी को पता है, फॉर फुली फ्रोजन। क्या होगा आपका, फॉर फुली फ्रोजन आइस पैक। क्लियर चीज है, जो आइस पैक है उसका आप यूज करते हो तो इसका टेम्परेचर रहता है। और ध्यान रखना, माइनस में टेम्परेचर ओनली एक आर्टिकल है जिसका नाम क्या दोस्तों, डीप फ्रीजर। क्या नाम है दोस्तों, डीप फ्रीजर। क्लियर चीज है, उस डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर रहता है वो आप सभी को पता है -22 -40 रहता है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी में यदि आपसे पूछे तो आपको कितना करना है, -15 से लगाकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों टेम्परेचर होते हैं। तो ध्यान रखना, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर माइनस में होता है। इसके अलावा किसी भी आर्टिकल का, वैक्सीन के किसी भी आर्टिकल का टेम्परेचर 2 से लेके 8 डिग्री होता है, माइनस में नहीं होता है। उसके बाद देखो अभी का अपडेट आया हुआ, इसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, यही तो क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना है, मैं क्या कह रहा हूं, अपडेट ऑन एफआईपीवी के ऊपर क्या अपडेट आया। ये क्वेश्चन आपका एफआईपीवी कब कब देते हैं, मैं ये कह रहा हूं आपका ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एफआईपीवी गिवन, एफआईपीवी कब कब देते हैं, ये सेंटेंस आपका आएगा और एग्जाम में आपको मिलेगा, श्योर कह रहा हूं मैं। और क्या होगा, ध्यान रखना, 6 वीक, 14 वीक एंड 9 मंथ। 6 वीक, 14 वीक और 9 मंथ के ऊपर वैक्सीन लगेगी। और अमाउंट कितना होगा, 0.1 ml होगा। और रूट कौन सा होगा दोस्तों, आईडी रूट होगा। ये क्वेश्चन है, ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है आपका, विटामिन के। क्लियर चीज है, विटामिन के है जो आपका, वो विटामिन के आप कब देते हो। क्लियर चीज है, एट बर्थ के ऊपर जो विटामिन के देते हैं दोस्तों, क्यों देते हैं। क्लियर चीज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये क्वेश्चन 2 से लेके 3 बार आया हुआ है कि विटामिन के जो आप देते हो नियोनेट को, वो विटामिन के आप देने का पर्पज क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नियोनेट को ब्लीडिंग नहीं हो उससे प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर चीज है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर जो आपके बनते हैं उनमें हेल्प करता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है बीसीजी वैक्सीन गिवन। क्लियर चीज है, बीसीजी वैक्सीन आप कब तक दे सकते हो। तो ध्यान रखना, 1 साल तक आप बीसीजी दे सकते हो। एट बर्थ के ऊपर कैसे देते हैं दोस्तों, सिंगल डोज देते हैं। फिर एट बर्थ से लगाकर 1 मंथ तक जो आप अमाउंट यूज करते हो कितना हो गया दोस्तों, 0.05 ml। सेम अमाउंट यूज करते हैं, 1 महीने तक बीसीजी का जो अमाउंट यूज करते हैं वो दोस्तों सेम करते हैं। उसके बाद में क्या होगा, 1 मंथ से लगाकर 1 ईयर जो अमाउंट यूज करते हो वो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका
0.1 ml हो जाएगा। ये कम है, ये ज्यादा है, 1 महीने से 1 साल 0.1 और एक जो आपकी मंथ तक कितना होगा 0.5 ml होगा। और उसके बाद में लास्ट आपका क्या क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो परमानेंट स्कार फॉर्मेशन वैक्सीन, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन वाली वैक्सीन का नाम क्या दोस्तों, और उस वैक्सीन का नाम है दोस्तों BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और ये परमानेंट स्कार कब बनाएगी दोस्तों, तो वो 2 मंथ के ऊपर क्या बनाती है, परमानेंट स्कार बनाती है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्लियर चीज है। तो परमानेंट स्कार जो आपकी क्या होगी, अब मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पुटअप करके जा रहा हूं कि जो आपकी ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके द्वारा परमानेंट स्कार बनता है, डिजीज नॉट वैक्सीन डिजीज, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करता है। मैं ये देखूंगा कि किन किन बच्चों को ये जानकारी पता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि स्कार फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना, मैंने जो ये 40 दोस्तों क्वेश्चन बताए हैं, ये 40 क्वेश्चन में से मैं आपको श्योर एंड श्योर कह रहा हूं, यदि आपको ये 40 लाइन याद है ना दोस्तों रटी हुई, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन के ऊपर गलत नहीं होगा। वो भले क्वेश्चन आपका CHO में पूछे, वो भले आपका ESIC में पूछे, वो भले आपका एम्स में पूछे, वो भले आपका किसी भी क्षेत्र के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के अंदर पूछा जाए, तो उसके अंदर ये 40 ही क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आंसर निकलेगा। क्लियर चीज है। ये दोनों क्लास देख लीजिएगा और मैं कह रहा हूं श्योर एंड श्योर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर चीज है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा वो फ्लैगशिप योजनाओं के ऊपर, कुछ बची हुई फ्लैगशिप योजना है उसके ऊपर जो वीडियो रहेगा वो आपका नेक्स्ट कल वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। क्लियर चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच।